Hello, bachcho. This is Dr. Snigdha and you're watching me on Chem Focus. Let's continue with thermodynamics. आज है लेक्चर नंबर 3 ऑफ थर्मो और आई होप आप सभी कॉन्सेप्ट को समझते हुए चल रहे हो, बहुत अच्छे से समझ रहे हो, सीख रहे हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बच्चा, आज हमें सीखना है वर्क डन. वर्क डन. ओके, तो वर्क डन अलग अलग प्रोसेस में हम निकालना सीखेंगे. आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पहले मैंने आपको ये बताया था, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को हमेशा कैसे निकाला जाता है, माइनस पीडीवी. तो dw इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस पीडीवी. अब आपको अगर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है तो क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, है ना. लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने के लिए आप कर देते हो इंटीग्रेशन, मतलब आप माइनस पीडीवी को कर दोगे इंटीग्रेट. सही बात है. ओके नाउ अगर कभी भी पहला एक प्रोसेस हो इररिवर्सिबल, ठीक है, प्रेशर इज कांस्टेंट, मतलब प्रोसेस कैसा है, इररिवर्सिबल. इररिवर्सिबल प्रोसेस में याद है क्या, मैंने आपको क्या बताया था, प्रेशर क्या होती है, कांस्टेंट होती है ना. तो इररिवर्सिबल प्रोसेस में जो आपका प्रेशर है वो तो हो जाएगा कांस्टेंट. इसका मतलब वर्क डन कैसे निकालोगे, माइनस पीडीवी तो करते ही हैं, लेकिन सिंस प्रेशर इज कांस्टेंट, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करोगे, पी को बाहर निकालोगे, डीवी को कर दोगे इंटीग्रेट, लिमिट्स लगा दोगे v1 से लेकर v2. ठीक है, ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया माइनस पी v2 माइनस v1 दैट इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा v. गुड. ओके, एक बात ध्यान रखना, कभी भी जब हम वर्क डन निकाल रहे होते हैं वो बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल प्रेशर का निकाला जाता है. गॉट माय पॉइंट. कभी भी अगर आप वर्क डन निकाल रहे हो वो बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल प्रेशर का निकाला जाता है, वो बाय डिफॉल्ट गैस के प्रेशर का नहीं निकाला जाता. ठीक है, दो तरह के प्रेशर होते हैं ना, एक एक्सटर्नल प्रेशर होता है, एक पी गैस होता है. तो इन दोनों में से आप किसका प्रेशर लेकर वर्क डन कैलकुलेट करते हो, एक्सटर्नल प्रेशर. अगर मेंशन कर दे कि गैस कितना काम कर रहा है फिर तो आप पी गैस लोगे, लेकिन कभी मेंशन नहीं करेगा तो आपको हमेशा पी एक्सटर्नल का ही वर्क डन निकालना होता है. ओके, ठीक. तो ये हमने निकाल लिया पी डेल्टा वी. ये क्या आ रहा है, माइनस पी डेल्टा वी इज इररिवर्सिबल वर्क डन. ठीक. नाउ कमिंग टू रिवर्सिबल वर्क डन. रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालेंगे, dw तो भाई हमेशा क्या होता है, माइनस पीडीवी होता है. ठीक, करेंगे इंटीग्रेट. अब इस बार इंटीग्रेट करोगे तो वर्क डन मिलेगा आपको, लेकिन इस बार आप इंटीग्रेशन में से p को बाहर नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि रिवर्सिबल में तो p कांस्टेंट नहीं होता है. राइट, रिवर्सिबल में p इज नॉट कांस्टेंट, p तो वेरिएबल है रिवर्सिबल में थ्रू आउट द प्रोसेस. अच्छा, मैंने क्या बताया था, ये जो p है ये कौन सा p है, एक्सटर्नल. बाय डिफॉल्ट ये कौन सा p होता है, एक्सटर्नल बाय डिफॉल्ट. तो ये जो P एक्सटर्नल है, थोड़ा बताएंगे आप मुझे याद करके लास्ट लेक्चर को, P गैस और P एक्सटर्नल में कोई रिलेशन है क्या, P गैस और P एक्सटर्नल में कोई रिलेशन है क्या इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस. यस, P गैस और P एक्सटर्नल के बीच में बहुत कम का वेरिएशन होता है, और वो वेरिएशन कितने का है, वो डिफरेंस कितने का है, सिर्फ और सिर्फ डीपी का है ना. तो इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस पी गैस, चाहे प्रोसेस आपका कंप्रेशन का हो या एक्सपेंशन का हो, लेकिन डिफरेंस तो डीपी का ही आ रहा था, एक सैंड पार्टिकल का ही डिफरेंस आ रहा था एक स्टेप में, है ना. तो पी गैस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी एक्सटर्नल इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस. दैट्स वाई हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, हम P गैस की जगह पे, P एक्सटर्नल की जगह पे P गैस रख सकते हैं, माइनस P गैस dV. ये पुट कर सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ओके. एक और तरीका होता है इसे लिखने का, वो ये होता है कि अगर याद है P एक्सटर्नल जो था वो एक बार तो P गैस से बड़ा हो गया था कंप्रेशन के केस में, और एक बार वो P गैस से छोटा हो गया था, है ना, एक्सपेंशन के केस में.
तो P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P गैस प्लस माइनस dP। यही तो दो केस बने थे, वॉल्यूम चेंज तो या तो एक्सपेंशन होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। ओके, तो ये P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P गैस प्लस माइनस dP हमने डिफाइन किया। अब मैं जो वर्क डन लिखी थी माइनस P एक्सटर्नल dV, मैं एक और तरह से इसको एक्सप्लेन कर रही हूं, जो बात अभी मैंने पहले प्रूव किया था, ठीक है, लिखा था। माइनस P एक्सटर्नल को क्या लिख सकते हैं बच्चों, P गैस प्लस माइनस dP लिख सकते हैं, dV। ये माइनस तो बाहर आ गया, इंटीग्रेट करोगे किसको, P गैस dV को इंटीग्रेट करोगे, प्लस माइनस dP dV को इंटीग्रेट करोगे। ठीक बात है, ठीक बात है। dP जो है वो तो बहुत छोटा है, dV भी बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा इंटू बहुत छोटा इज बहुत छोटा, है ना। पॉइंट 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 13, और भी छोटा, ठीक है। तो छोटा को मल्टीप्लाई कर रहे हो छोटा से, मतलब वैल्यू बहुत ही छोटी आ रही है, तो उतने छोटे वैल्यू को हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये आपको याद होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने बताया था व्हाइल स्टडीइंग रियल गैस एनालिसिस। ओके, तो ये क्या बन गया बच्चा, ये बन गया है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P गैस dV, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P गैस dV, ये आ गई है वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P गैस dV माइनस, यहाँ पे P को बाहर नहीं निकाल सकते हो क्योंकि इस बार प्रेशर इज वेरिएबल। ओके, चलो, गॉट माई पॉइंट। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है माइनस P गैस dV का इंटीग्रेशन, उसी को मैंने एक और तरह से एक्सप्लेन करा है, दैट्स इट। अब हम अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, ठीक, अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे वर्क डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन, ठीक है। क्या करें, कुछ नहीं, अभी तो देख लिया। रिवर्सिबल में क्या करना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dW करना होता है, और वो किसके बराबर आता है, वो किसके बराबर आता है, इंटीग्रेशन साइन छूट गया था, तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW, और वो किसके बराबर आता है, इंटीग्रेशन ऑफ P गैस dV के इक्वल, माइनस साइन सामने, ये तो हम कर चुके हैं ना। P dV का इंटीग्रेशन बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि रिवर्सिबल की बात हो रही है। ओके, अब बताओ माइनस, दिस इज इक्वल टू माइनस P गैस। P गैस क्या होगा बच्चा, पता है, PV इज इक्वल टू nRT फॉर गैसेस, है ना। तो P गैस अगर निकालना है तो क्या बोलोगे, nRT बाई V, nRT बाई V और dV, ठीक। ओके, अब ये माइनस साइन आ गया बाहर, माइनस साइन बाहर आया। थोड़ा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स इन अ प्रोसेस कांस्टेंट होता है, R तो हमेशा ही कांस्टेंट होता है, T आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट होता है, दैट्स व्हाई माइनस nRT इंटीग्रेशन ऑफ dV अपॉन V, दिस इज इक्वल टू माइनस nRT इंटीग्रेशन ऑफ dV अपॉन V, सो क्या बोलते हो, ln V, है ना, ln V आता है, ln V। लिमिट्स लगाएंगे V1 से लेकर V2, या फिर आप V इनिशियल V फाइनल भी बोल सकते हो। ओके, माइनस nRT ln VF माइनस VI, ln VF माइनस ln VI, दिस इज इक्वल टू माइनस nRT ln VF अपॉन VI, है ना। ln A माइनस ln B इज इक्वल टू क्या होता है, ln A बाई B, राइट। ये लॉग के रूल्स हैं जो मैंने लॉग के टॉपिक में पढ़ाए हैं, उसको आपको जरूर देखना है। ओके, एंड आई होप आप पूरे सीक्वेंस में देख रहे हो सारे चैप्टर्स, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्या बन गया, माइनस nRT ln VF अपॉन VI, माइनस nRT ln VF अपॉन VI। ln को लॉग में चेंज करने के लिए क्या करते हो, 2.303 लॉग, है ना। तो आपको पता है ln A इज इक्वल टू 2.303 लॉग A, 2.303 लॉग A, ठीक। ln A इज इक्वल टू 2.303 लॉग A।
तो बस एल एन वी एफ अपॉन वी आई को आप रिप्लेस कर दीजिए, -2.303 NRT टू एज इट इज है log वी एफ अपॉन वी आई। ये हमारा बन गया फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बना? वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल का फॉर्मूला। रिवर्सिबल आइसोथर्मल का ये प्रोसेस का ये वर्क डन है, और वर्क डन की वैल्यू कितनी आई है? -2.303 NRT log वी एफ अपॉन वी आई। आप प्लीज इस इक्वेशन को जरूर याद रखोगे, इस फॉर्मूला को याद रखना है। एग्जाम में आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला डिराइव करने मत बैठना, इस फॉर्मूला को डायरेक्टली याद रखना, वैल्यू पुट करना, आंसर निकालना, ठीक है? ओके, एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट वर्क डन in a process which expands from 20 liter to 40 liters at 300 Kelvin। ठीक है, तो एट 300 केल्विन देखियो, इसका मतलब है एक फिक्स्ड टेम्परेचर दिया हुआ है। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, और मेंशन कर देगा, हमेशा मेंशन कर देगा प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। ओके, चलो तो हम क्या करेंगे, दे दिया है एट 300 केल्विन ये जो प्रोसेस है वो एक्सपैंड हो रहा है फ्रॉम 20 लीटर्स टू 40 लीटर्स। और किस तरह की एक्सपेंशन हो रही है? रिवर्सिबल। मतलब ये एक्सपेंशन है रिवर्सिबल आइसोथर्मल, क्योंकि एक टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ओके, तो अब क्या बताओगे? W इज इक्वल टू -2.303 NRT log VF कितना? फाइनल वॉल्यूम इज 40 एंड इनिशियल वॉल्यूम इज 20। नंबर ऑफ मोल्स कुछ मेंशन नहीं करे तो नंबर ऑफ मोल्स 1 लिया जाता है। चलो यहां मेंशन कर देती हूं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1 मेंशन कर दिया। ठीक है, आंसर हम चाहते हैं जूल में, तो उसके लिए क्या करना होगा? ये तो आप एज इट इज पुट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स 1 पुट करोगे। आर की वैल्यू जूल वाली क्या होती है? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, है ना, तो 8.314। टेम्परेचर कितना रखोगे? 300। गॉट इट? ओके, ये कितना आ गया? ये आ गया -2.3 इंटू 8.3 इंटू 300 इंटू log 2, और log 2 की वैल्यू आपको याद रखनी है 0.3010, तो ये कितना पुट करेंगे? 0.3010। गॉट इट? ठीक है, तो बस इस तरह से डायरेक्टली आपको वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना होता है, दैट्स इट। अब सेकेंड प्रोसेस है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। ठीक है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल में क्या करना है? वही सेम बात, पुरानी बात। वर्क डन यहां पे कैसे निकाला जाएगा? -P डेल्टा V। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने dW को जैसे ही इंटीग्रेट किया ना, dW था -P dV, इसको जैसे ही इंटीग्रेट किए तो वर्क डन आ गया। और P बाहर क्यों आ गया? क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर इज कांस्टेंट। ओके, तो P आ गया है बाहर, dV को इंटीग्रेट किए तो क्या बना? V, आप डेल्टा V बन रहा है, और फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम आपको पुट कर देना है। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू -P V फाइनल माइनस V इनिशियल। ओके, ठीक है, V फाइनल माइनस V इनिशियल निकाल सकते हो ना? अच्छा, एक बात देख लो, अगर V फाइनल डायरेक्टली नहीं दिया हो और फाइनल N तो हमेशा कांस्टेंट होता है एक प्रोसेस में, हमेशा ही कांस्टेंट, ये भी N हमेशा ही कांस्टेंट होता है। नंबर ऑफ मोल्स इन अ प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट, R तो कांस्टेंट ही होती है। टेम्परेचर एक आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट होता है अपॉन फाइनल कंडीशन का और इनिशियल कंडीशन का, ये दोनों NRT तीनों कांस्टेंट रहेगा। बदलेगा क्या? फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आ गई ये बात? फाइन, मैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन कराऊं उसको बहुत अच्छे से देखना, ठीक है? ओके, तो ये हो गया हमारा इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस।
इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। नेक्स्ट प्रोसेस इज एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, एडियाबेटिक क्या मतलब होता है एडियाबेटिक प्रोसेस का? एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब है वो प्रोसेस जो ना ही हीट एनर्जी को लूज करे, जिसमें ना ही हीट एनर्जी लूज होती है ना ही हीट एनर्जी गेन होती है एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे अगर किसी प्रोसेस में ना ही हीट एनर्जी का गेन हो रहा है ना ही हीट एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो आप उस प्रोसेस को बोलोगे एडियाबेटिक प्रोसेस। आप डेफिनेशन समझ गए ना? एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम दिस कंडीशन शुड बी वैलिड। नाउ एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये है कंटेनर या कोई सा भी सिस्टम है। ये सिस्टम 5 जूल ऑफ एनर्जी को लूज कर रहा है इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स। ठीक है, पहले सेकंड में 1 जूल, फिर 2, फिर 3, दूसरे सेकंड में सेकंड जूल, थर्ड जूल, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। 5 जूल एनर्जी को इसने लूज किया इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स। उसके बाद ये सिस्टम 5 जूल एनर्जी को गेन कर रहा है इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। तो आप बताओ क्या इस प्रोसेस को आप एडियाबेटिक प्रोसेस बोलोगे? नेट एनर्जी गेन इस सिस्टम का कितना हुआ है? 0। उसने 5 गेन किया है, 5 लूज किया है। ठीक है, नेट गेन तो ऑब्वियसली 0 है, लेकिन क्या आप इस प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस बोल सकते हो? नो, नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि डेफिनेशन कहती है एडियाबेटिक प्रोसेस वो होते हैं जो किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे एनर्जी को ना गेन करें ना लॉस करें। ओके, ठीक है, तो इसको हम एडियाबेटिक नहीं बोलेंगे। दिस वोंट बी एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक क्या होगा? एडियाबेटिक का मतलब है यहां पर ऑब्वियसली, यहां पर इस केस में तो ऑब्वियसली जो नेट क्यू है वो कितना है? 0। हीट का ट्रांसफर, पहले हीट आया फिर हीट गया, या हीट निकला फिर हीट अब्सॉर्ब हो गया, तो नेट तो क्यू की वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ रही है। लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है dq शुड बी 0 एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। हीट ना ही गेन होनी चाहिए ना ही अब्सॉर्ब होनी चाहिए। नेट की बात नहीं हो रही है, एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, चलो अब dq अगर 0 है एक एडियाबेटिक प्रोसेस में, q 0 नहीं dq 0 इज इंपॉर्टेंट टू कॉल अ प्रोसेस एज एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, अब ऑब्वियस बात है कि अगर किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे वो हीट एनर्जी को गेन या लॉस नहीं कर रहा है तो नेट क्यू की वैल्यू तो 0 ही आएगी, है ना। तो ये बस एक चांस की बात है। dq 0 है इसलिए q 0 आ रहा है। दिस इज करेक्ट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, ऐसा नहीं यहां पर भी तो q 0 हो गया, लेकिन इसको एडियाबेटिक नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां पर शुरू में तो एनर्जी का लॉस हुआ, मतलब कुछ ना कुछ तो हीट एनर्जी बाहर गई, फिर एनर्जी गेन भी हो रही है। हाँ, वो बात अलग है कि नेट जो है हीट एनर्जी उसकी वैल्यू 0 आ रही है इस सिस्टम की। तो हम नेट नहीं, हम हर एक मोमेंट की स्टडी करते हैं टू कॉल अ प्रोसेस एज एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, ठीक है, dq इज इक्वल टू 0 है। फ्लॉट लगाएंगे बच्चा, फ्लॉट लगाओगे तो फ्लॉट में पता है ना क्या होता है। फ्लॉट कैसे अप्लाई करते हैं? फ्लॉट को अप्लाई करने के लिए dq इज इक्वल टू du माइनस dw बोलते हो, बिल्कुल बोलते हैं। ठीक है, dq इज इक्वल टू 0 अगर है तो du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? du विल बी इक्वल टू dw। तो एक एडियाबेटिक प्रोसेस में आप ध्यान रखेंगे du इज इक्वल टू dw होता है। ओके, du इज इक्वल टू dw इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। फाइन, ओके। सो नाउ एक रिलेशन सीखते हैं। पहले तो हम निकाल लेते हैं, अगर कभी भी आपको दिया रहे ना एक एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकाला जाता है वो हम अभी देख लेते हैं। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो पहले क्या करोगे? पहले हम देख लेते हैं इररिवर्सिबल वर्क डन। ठीक है, इररिवर्सिबल वर्क डन, इररिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस अगर है, इररिवर्सिबल एडिया अगर है तो फिर कैसे निकालेंगे वर्क डन वो देख लेते हैं। फाइन, वर्क डन क्या करेंगे? इररिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में कहीं पर भी इररिवर्सिबल होता है तो क्या होती है बात माइनस पी डीवी की इंटीग्रेशन, है ना। पी बाहर आ जाता है, डीवी अंदर रह जाता है, इंटीग्रेट करते हैं डेल्टा वी बन जाता है। मतलब वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी फॉर एनी इररिवर्सिबल प्रोसेस। ओके,
माइनस पी V2 माइनस V1, या फिर V फाइनल माइनस V इनिशियल एक ही बात है, माइनस पी V2 की वैल्यू कितना लिखोगे, NR V। इन केस ऑफ एक गैस के केस में PV इज इक्वल टू NRT होता है ना, तो फाइनल कंडीशन जो है उसमें जो भी NRT की वैल्यू है अपॉन अगर P कर देंगे तो हमें V मिल जाएगा। तो NRT अपॉन P माइनस NRT अपॉन P। लेकिन बच्चा ये जो है ये T फाइनल है, ये P फाइनल है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बदलेगा, ठीक है। P फाइनल है, यहां पर T फाइनल है, यहाँ पे T इनिशियल है और P इनिशियल है, ठीक। NR नहीं बदल रहे क्योंकि N तो कांस्टेंट होता है एक प्रोसेस में और R तो हमेशा ही कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। ओके, सो V2 की जगह पे मैं अब VF लिख देती हूं, एक जैसा हो जाएगा। तो आप इस तरह से करके वर्क डन निकाल सकते हो एक इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में। फाइन, अब हम देखते हैं इन केस ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक कैसे निकालेंगे। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या करोगे, रिवर्सिबल एडियाबेटिक में dq इज इक्वल टू 0 था ना, dq तो 0 था, इसका मतलब है dq इज इक्वल टू 0 अगर है तो मिला था हम लोगों को du इज इक्वल टू dw। फाइन, ओके, du और dw की वैल्यू सेम होगी, तो रिवर्सिबल में हम वो प्रेशर को बाहर तो नहीं निकाल सकते क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन हम इस तरीके को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं du की वैल्यू। ओके, तो हम dw इज इक्वल टू du जानते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें कर देना चाहिए दोनों साइड को इंटीग्रेट, तो मुझे मिल जाएगा वर्क डन। और du की वैल्यू क्या याद है आपको, du क्या होता है, NCV dt, NCV dt इज du, ठीक है, NR अपॉन गामा माइन। आई होप आप नहीं भूले हो, मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम के वक्त CV की वैल्यू कितनी आई थी, R अपॉन गामा माइनस 1। तो बस आपने पुट कर दिया R अपॉन गामा माइनस 1 dt। इंटीग्रेट करेंगे, ऑब्वियसली हम इस साइड भी इंटीग्रेट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड किया है तो इंटीग्रेट करके क्या करेंगे, लिमिट्स लगाएंगे, लिमिट्स TI से TF लगा दिया लिमिट्स, और ये कितना बन गया, NR अपॉन गामा माइनस 1 T फाइनल माइनस T इनिशियल। NRT फाइनल, NRT फाइनल को क्या बोलोगे बच्चों, ऑब्वियसली NRT क्या होता है, PV होता है ना, फाइनल कंडीशन है, तो फाइनल कंडीशन में क्या हो जाएगा, PF VF, इट मींस PF VF माइनस PI VI अपॉन गामा माइनस 1। ओके, सो वर्क डन की वैल्यू आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, PF VF माइनस PI VI अपॉन गामा माइनस 1। और एक और तरीका ऊपर में है इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन निकालने का। दोनों ही फॉर्मूला को प्लीज आप याद रखेंगे। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि इस केस में, ये वाला जो केस है ना रिवर्सिबल एडियाबेटिक का, इसमें फॉर्मूला से ज्यादा अच्छा रहेगा आप ये वाली बात को जरूर ध्यान रखना, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसी थोड़ा अगर और आगे बढ़ो तो आप इस पॉइंट को याद रख लेना, ठीक। चलो एक रिलेशन है, जो रिलेशन है रिवर्सिबल एडियाबेटिक का, वो रिलेशन मैं आपको बताती हूं क्योंकि वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन सिर्फ एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए है, उसमें से भी कौन सा एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल। क्यों रिवर्सिबल मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। आपको पता है ना du इज इक्वल टू dw होता है इन केस ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक, इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस du इज इक्वल टू dw होता है। इन केस ऑफ एनी एडियाबेटिक प्रोसेस ये वाली बात होती है क्योंकि dq इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक। अब du की वैल्यू क्या पुट करेंगे, NCV dt, ठीक है ना। dw की वैल्यू क्या पुट करोगे, माइनस PdV, ठीक, पुट कर दिया। हम CV की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं CV की वैल्यू R अपॉन गामा माइनस 1 dt, सही लिखा है। ये जो P है ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, P एक्सटर्नल होता है ना, लेकिन हम P एक्सटर्नल की जगह पे P गैस कब लिख सकते हैं, जब रिवर्सिबल की बात होती है, क्योंकि एक रिवर्सिबल कंडीशन में, रिवर्सिबल प्रोसेस में P गैस और P एक्सटर्नल दोनों बराबर होता है लगभग, ठीक है। तो हम यहां पर P गैस लिख रहे हैं और P गैस की वैल्यू कितनी होती है, NRT अपॉन V, राइट। तो ये हो गया माइनस NRT अपॉन V dV,
कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ एन आर अपॉन, ये कैंसिल कर दो, बार बार लिखने की जगह पे हम एन एन को कैंसिल कर दिए, आर आर को कैंसिल कर दिए, ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके, अब वो कैंसिल करने के बाद 1 अपॉन गामा माइनस 1, टी को इस साइड ले आइए, क्या बन गया है, डी टी अपॉन टी माइनस डीवी अपॉन वी, करेक्ट। दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने के बाद इधर भी इंटीग्रेट किया, यहां भी इंटीग्रेट किया, 1 अपॉन गामा माइनस 1, इंटीग्रेट करेंगे dt अपॉन टी, ये क्या बन जाता है, लिमिट्स लगा देना आप, बिल्कुल t इनिशियल से t फाइनल लिमिट्स लगा दिया, v इनिशियल से v फाइनल लिमिट्स लगा दिया। इंटीग्रेट करने के बाद ये बन गया है ln t, है ना, तो ln t 1 अपॉन गामा माइनस 1, 1 अपॉन गामा माइनस 1 ln t, t फाइनल t इनिशियल इज इक्वल टू ln v, v फाइनल v इनिशियल माइनस साइन, राइट, ठीक है, 1 अपॉन गामा माइनस 1 ln t फाइनल अपॉन t इनिशियल लिख सकते हो ना, क्योंकि आप इसको क्या लिखते हो, ln t फाइनल माइनस ln t इनिशियल, और फिर वो क्या बन जाता है, ln tf अपॉन ti, राइट, ln tf अपॉन ti इज इक्वल टू माइनस साइन ln vf अपॉन vi, ln vf अपॉन vi, राइट। ओके, अब ये देखिए कि हम जब ये ln लिखते हैं, कभी भी आप ऐसा लिखना सीखे होगे ना, आपने लिखा होगा a log b, तो इसका मतलब क्या होता है, log b टू द पावर a, यही मतलब होता है ना, पावर जो है वो सामने लाकर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर भी हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर भी हम लिख सकते हैं ln tf अपॉन ti, ये जो पावर है वो सामने जाकर मल्टीप्लाई हो गया होगा और पुराना वाला स्टेप बन जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस ln vf अपॉन vi। ये जो माइनस साइन है इसको अगर बदलना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन को बदलने के लिए आप लिख सकते हो vi अपॉन vf, बदल गया ना, माइनस ln vf अपॉन vi इज इक्वल टू ln vi अपॉन vf। ये भी हम सीखे हैं लॉग में, प्लीज आप लोग लॉग वाले वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में आप स्किप कर ही नहीं सकते हो लॉग को। तो यहाँ पे एक बार मैं बता रही हूँ, लॉग a अपॉन b इज इक्वल टू माइनस लॉग b अपॉन a, फाइन, ठीक। तो ये क्या बना, ln tf अपॉन ti 1 अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू ln vi अपॉन vf। अगर ln a इज इक्वल टू ln b है, इसका मतलब क्या हो रहा है, a इज इक्वल टू b होगा। तो ये दोनों जो है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा, तभी उसकी ln की वैल्यू बराबर आ रही है। गॉट माई पॉइंट? ओके, तो tf अपॉन ti टू द पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1, tf अपॉन ti टू द पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू vi अपॉन bf, करेक्ट। अब दोनों साइड हम पावर ले लेंगे गामा माइनस 1 का, तो इधर क्या बन जाएगा, tf अपॉन ti बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, vi अपॉन vf टू द पावर गामा माइनस 1, राइट। क्या हुआ बताइए, ये tf इंटू vf टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू ti इंटू vi टू द पावर गामा माइनस 1, करेक्ट है ना। ओके, अब फाइनल पॉइंट पे दो लोगों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इनिशियल पॉइंट पे दो लोगों का प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब होता है कि थ्रू आउट द प्रोसेस उन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहा है ना। इट मींस tv टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये फर्स्ट इक्वेशन है जो वैलिड है फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस ओनली। tv टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। किसी भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में tv टू द पावर गामा माइनस 1 विल बी कांस्टेंट, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं, आगे प्रोसीड करेंगे तो एक एडियाबेटिक प्रोसेस है t2 अपॉन t1, आप क्या लिख, या फिर t फाइनल अपॉन t इनिशियल लिखें या t2 अपॉन t1 लिखें, एक ही बात है। तो आप भी आप t फाइनल t इनिशियल यूज किए थे, मैं यही कर देती हूँ, t फाइनल अपॉन t इनिशियल। ये किसके बराबर आया, ये बराबर आया vi टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन vf टू द पावर गामा माइनस 1 के। कूल, ओके। अब ये जो tf अपॉन ti आया है, ये इसको थोड़ा नोटिस करना, tf अपॉन ti
और हम क्या लिख सकते हैं, TF अपॉन TI को नॉर्मली आप आइडियल गैस इक्वेशन से तो लिख ही सकते हो ना, PV इज इक्वल टू NRT वाली बात। ओके, तो TF को हम क्या लिखेंगे, NRT, नो ना, TF विल बी इक्वल टू PV अपॉन NR, करेक्ट, सही बात है ना। PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो T कितना हो जाएगा, PV बाई NR हो जाएगा, अपॉन PV अपॉन NR, ये फाइनल का और ये हो गया हमारा इनिशियल का। N तो एक प्रोसेस में कांस्टेंट रहता है, R हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू PF VF अपॉन PI VI। ओके, ठीक है, और ये TF अपॉन VF PF VF अपॉन PI VI के बराबर आ रहा है, और हमें ये तो पता चल ही चुका है कि ये किसके बराबर है, TF अपॉन TI, ऑब्वियसली इसके बराबर तो है ही है, सही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट। VF पार को ऐड करना, 1 पार है इधर, 1 प्लस गामा माइनस 1 इज इक्वल टू PI VI टू द पार 1 प्लस गामा माइनस 1, कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो गया कैंसिल आउट, क्या हो गया, PF VF टू द पावर गामा इज इक्वल टू PI VI टू द पावर गामा। इसका मतलब क्या होगा, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब है हमें दो इक्वेशन मिला है, एक PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और एक इक्वेशन हमें मिला है TV टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये दोनों जो हमें इक्वेशन मिले हैं, ये किसके लिए वैलिड है, ओनली एंड ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, दोनों इक्वेशन को ध्यान रखना, दोनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक में क्या होगा, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होगी ना, प्रेशर कांस्टेंट होगी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ये जो वर्क डन है उसको कैसे निकालते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dW करके PdV को इंटीग्रेट कर देते हो, और आइसोबैरिक का तो वही पुराना बात, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट तो P बाहर, इंटीग्रेशन dV का कर दिया, V इनिशियल से V फाइनल तक कर दिया, माइनस P V फाइनल माइनस V इनिशियल माइनस P डेल्टा V, करेक्ट। ओके, सो ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर आपको वर्क डन निकालना हो तो उससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता है, माइनस P डेल्टा V कर देंगे, दैट्स इट। ओके, नाउ आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस dW इज इक्वल टू क्या, आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में आइसो इज कांस्टेंट, ओके, एंड कोर का मतलब होता है वॉल्यूम। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो यहां पर है वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब देखिए dW की वैल्यू कितनी होगी, dW तो हमेशा कितना होता है, माइनस PdV होता है ना, dW इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस PdV। वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो dV की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, तो dW इज इक्वल टू 0 को आप मल्टीप्लाई करते रहो, किसी से भी करोगे 0 होगा। तो स्मॉल वर्क डन इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक का मतलब जिसमें आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हो लेकिन वॉल्यूम नहीं चेंज हो रही है, और अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगी इसका मतलब है वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इज 0, स्मॉल वर्क डन अगर 0 है तो आप उसको कितना भी इंटीग्रेट कर लो वो 0 ही आएगा, है ना। तो वर्क डन इज इक्वल टू 0 होता है इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब कोरिक वॉल्यूम चेंज होगा तभी वर्क डन होगा, नहीं तो नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज मतलब या तो वॉल्यूम बढ़े या फिर घटे, मतलब या तो एक्सपेंशन हो या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो, तभी वर्क डन हो रहा है, और एल्स दुनिया में किसी भी तरह का प्रेशर अप्लाई कर लो वर्क डन माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, आप कितना भी मेहनत कर लो, आपकी रिजल्ट आती है पॉजिटिव, तभी दुनिया आपकी मेहनत को अप्रिशिएट करती है, मानती है कि आपने मेहनत किया था, है ना, नहीं तो लोग नहीं मानते हैं। तो वही बात है, ठीक है। अगर वॉल्यूम बदल रहा है तो ही आइसोकोरिक प्रोसेस, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो ही वर्क डन है, अगर वॉल्यूम नहीं बदल रहा, आप पिस्टन को एकदम फिक्स करके रखे हो, पिस्टन में एकदम जंग लगा हुआ है, फिक्स है वो, और आप कितना भी प्रेशर ऊपर से अप्लाई करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वर्क डन 0 होगा उस केस में क्योंकि वॉल्यूम नहीं बदल रहा है। ओके फाइन।
नाउ कमिंग टू ग्राफ्स। ग्राफ्स में सबसे पहले इरिवर्सिबल प्रोसेस देख लेते हैं। इरिवर्सिबल को तो का अब इसका स्टोरी तो आप जानते ही हो ना। इसमें क्या होता ये था कि सपोज ये कंटेनर था और इस पे एक हैवी वेट रखा हुआ था। सडनली हम क्या करते हैं, उस हैवी वेट को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, है ना। सडनली आप इस हैवी वेट को रिमूव करते हो तो क्या होती है, एक्सपेंशन होती है और पिस्टन ऊपर चला जाता है। यही है कहानी, ठीक है। इरिवर्सिबल में आप क्या बोलते हो, प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है। इरिवर्सिबल में हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट, करेक्ट। इनिशियल वॉल्यूम जो भी है, अगर कभी भी एक्सपेंशन होगा, ये हुआ फाइनल वॉल्यूम। मान लो पिस्टन यहां तक पहुंच गया, ठीक है, एक्सपेंशन के बाद फाइनल वॉल्यूम ये है। और आप बोलोगे क्योंकि आपने हैवी वेट को सिंगल स्टेप परफॉर्म करते हुए रिमूव कर दिया है, दैट्स वाई आप कहते हैं कि आपका जो वॉल्यूम था वो सडनली इंक्रीज हो गया। लेकिन किस तरह से इंक्रीज हुआ, इरिवर्सिबल मैनर में, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है, हमने जो काम किया उसमें प्रेशर रिमेन्ड कांस्टेंट, लेकिन वॉल्यूम बदल गया, VI से VF हो गया, ठीक है। ये ग्राफ किसको बता रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस को बता रहा है, जिसमें P एक्सटर्नल इज कांस्टेंट, फाइन। नाउ कमिंग टू रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल में क्या हो रहा था, याद है, यहां पे एक हीप ऑफ सैंड रखा हुआ था और हम क्या कर रहे थे, हमारे पास बहुत टाइम था और हम एक एक करके सैंड पार्टिकल को रिमूव कर रहे थे एक एक स्टेप में, ओके। तो अब क्या हुआ, ऑब्वियस बात है, वॉल्यूम इंक्रीज तो होगी। जब आप सैंड पार्टिकल को रिमूव करते जाओगे तो धीरे धीरे करके वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, लेकिन बहुत स्लोली बढ़ेगा, है ना। इस बार आपको पता है ना, प्रेशर तो वेरिएबल है, प्रेशर टाइम के साथ बदल रहा है, ठीक। तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो टाइम के साथ बदल रहा है। हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में एक्सटर्नल प्रेशर धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, ठीक है। प्रेशर कम होता जा रहा है, जो वॉल्यूम है कंटेनर का वो विथ टाइम धीरे धीरे करके इंक्रीज होता जा रहा है। तो प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। ये इनिशियल वॉल्यूम है, ओके। इधर जाएंगे, फाइनल वॉल्यूम आएगा, ठीक। और इनिशियल प्रेशर कौन सा हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर ज्यादा था, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ प्रेशर कम होता जा रहा है। प्रेशर वेरिएबल है, तभी आप इसको रिवर्सिबल प्रोसेस कह रहे हो। दिस इज रिवर्सिबल, तभी आप इसको रिवर्सिबल प्रोसेस कह रहे हैं, है ना, रिवर्सिबल, ओके। तो फर्स्ट वाला ग्राफ जो था वो इरिवर्सिबल का है, सेकेंड वाला ग्राफ रिवर्सिबल का है। और अब हमें रिवर्सिबल के इस पैटर्न ऑफ ग्राफ में एडियाबेटिक और आइसोथर्मल को सीखना है, ठीक है। तो एडियाबेटिक ग्राफ और आइसोथर्मल ग्राफ, जो आइसोथर्मल है उसमें पता है ना आपको क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT। गैस के लिए तो यही इक्वेशन है। NR तो हमेशा कांस्टेंट होता है, T कांस्टेंट होती है कब, आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल में T कांस्टेंट होता है, एज अ रिजल्ट ये पूरा पार्ट जो है वो बन जाता है कांस्टेंट। तो हम बोलते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होगा, P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल बोल सकते हो ना। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा है, इसका मतलब यही है, P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल, ठीक है। हमें अभी इससे मतलब है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट से, क्योंकि हम P वर्सेस V ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और उस ग्राफ का हम स्लोप निकालना चाहते हैं, ठीक है। ग्राफ रिवर्सिबल है दोनों ही केसेस में। रिवर्सिबल ग्राफ का क्या नेचर होता है वो आपको समझ में आ चुका है। इरिवर्सिबल का क्या नेचर होता है वो आपको समझ में आ चुका है। अब नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट स्लोप। दोनों ही साइड को आप PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया है ना, स्लोप ऑफ P वर्सेस V ग्राफ क्या आएगी बच्चों, dP अपॉन dV, इसी को तो बोलते हो स्लोप। मैं चाहती हूं आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू V। अगर आप दोनों ही साइड डिफरेंशिएट करेंगे, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, तो ये क्या बन रहा है, पहले तो आप P dV अपॉन dV प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, V dP अपॉन dV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
को डिफरेंशिएट करने पे क्या होता है, 0। तो हमने किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। ये क्या आया, p प्लस v dp अपॉन dv इज इक्वल टू 0, dp अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस p, और ये बन गया dp अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस p बाई v। इट मीन स्लोप कितना आ रहा है, माइनस p बाई v स्लोप आ रहा है, ठीक है। किसका, रिवर्सिबल आइसोथर्मल का जो ग्राफ होगा p वर्सेस v ग्राफ उसका, ठीक। चलो नाउ कमिंग टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक। अभी मैं ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगी, पहले कैलकुलेशन ये डेरिवेशन कर लेते हैं। रिवर्सिबल एडियाबेटिक में क्या सीखा है आपने, क्या होता है कांस्टेंट, p v टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है, ठीक है। इस बार भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू v, विथ रेस्पेक्ट टू v क्या हो गया, p dv टू द पावर गामा, v टू द पावर गामा dp अपॉन dv इज इक्वल टू 0। फिर से कांस्टेंट को डिफरेंशिएट किया है ना, प्रोडक्ट रूल लगाए। एक बार हमने v टू द पावर गामा को डिफरेंशिएट किया और एक बार हमने dp को डिफरेंशिएट किया, ठीक है, p को डिफरेंशिएट किया। ओके, अब ये देखो, ये जो ठीक है p dv टू द पावर गामा अपॉन v, ये क्या बनेगा, गामा आता है सामने, पता है ना आप लोगों को ये चीज, गामा आ जाएगा सामने और क्या हो जाएगा, v टू द पावर गामा माइनस 1, ये वाली बात जानते हो। तो हम कभी भी इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, dv टू द पावर गामा अपॉन dv विल बी इक्वल टू गामा v टू द पावर गामा माइनस 1। ये आपने बेसिक मैथ्स में सीखा होगा, जो फिजिक्स में जो क्लास होती है ना बेसिक मैथ्स वाली, उसमें आप सीखे हो। नहीं सीखा है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, प्लस v टू द पावर गामा dp अपॉन dv इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, क्योंकि मुझे चाहिए होगा dp अपॉन dv, ये चाहिए मुझे, ठीक है। राइट हैंड साइड में भेजते ही v टू द पावर गामा dp अपॉन dv, दिस इज इक्वल टू dp अपॉन dv, p गामा v टू द पावर गामा माइनस 1 v टू द पावर गामा। ओके फाइन। अब ये देखिए माइनस p गामा तक तो है ही, अभी ये जो v टू द पावर गामा माइनस 1 ऊपर है, आपको मैं थोड़ा राइट में लिख कर दिखाती हूं ताकि विजिबल हो जाए। माइनस p यहां पे दिख रहा है, माइनस p गामा v टू द पावर गामा माइनस 1 ऊपर, नीचे से क्या गया, गामा गया, तो ये बन गया गामा, कट गया गामा, यस गामा हो गया कैंसिल, ठीक। ओके, और ये क्या बना है, माइनस p गामा v टू द पावर गामा v टू द पावर माइनस 1, v टू द पावर माइनस 1 को क्या लिखोगे, अपॉन v, मतलब गामा p अपॉन v माइनस साइन के साथ, दिस इज इक्वल टू dp अपॉन dv। तो हमें स्लोप क्या मिला बच्चों, हमें स्लोप मिला है स्लोप इन दिस केस इज माइनस गामा p अपॉन v। तो एडियाबेटिक के केस में आपको स्लोप मिला है माइनस गामा p अपॉन v, और आइसोथर्मल के केस में आपको स्लोप मिला है माइनस p अपॉन v। ओके, बताना किसकी स्लोप ज्यादा आ रही है, एडियाबेटिक की स्लोप अधिक आई, आइसोथर्मल की स्लोप ज्यादा आई, एडियाबेटिक की ज्यादा आई, कितनी ज्यादा आई, आइसोथर्मल से गामा टाइम्स, ठीक है। ओके, p इधर v इधर, स्लोप किसका ज्यादा, एडियाबेटिक का ज्यादा, स्लोप एडियाबेटिक का ज्यादा है। इट मींस अगर आपसे कोई पूछे इन दोनों ग्राफ के बारे में, स्लोप किसका ज्यादा है बच्चा, 1 नंबर ग्राफ का ज्यादा है या 2 नंबर ग्राफ का ज्यादा है, स्लोप 2 नंबर का ज्यादा है ना, 2 नंबर वाला ज्यादा वर्टिकल है। तो 2 वाला जो ग्राफ है इसको क्या बोलोगे, ये है रिवर्सिबल एडियाबेटिक, और जो 1 नंबर वाला ग्राफ है ये क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। गॉट माय पॉइंट। तो ऊपर वाला ग्राफ इज आइसोथर्मल, नीचे वाला ग्राफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक है। स्लोप दोनों की आपको समझ में आ चुकी है, एक है p बाई वी और माइनस p बाई वी, और एक का स्लोप है माइनस गामा p बाई वी। ओके फाइन। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक ग्राफ is equal to gamma times slope of
isothermal graph. Okay, so keep revising, keep studying. क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास जरूर अटेंड करो. Till then, all the best. Bye bye.